गुरुजी एक पूछना था कि खाली एक दिन में 2 मिनट करने से ही इतना इफेक्टिव होता है क्या ये, मतलब? अगर बहुत अच्छी तरीके से कर लिया जाए तो 1 मिनट भी इफेक्टिव होगा। अगर अच्छी तरीके से न किया जाए तो 1 घंटा भी इफेक्टिव नहीं होगा। कुछ लोग आधा आधा 1 घंटा अनुलोम विलोम करते हैं, वो भी इफेक्टिव नहीं होता। जबकि आधा घंटा अनुलोम विलोम करने का मतलब है कि आपको कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए, मेंटल और फिजिकल। लेकिन आपके करने पर आपकी जो कॉम्बिनेशन है एक्सरसाइज की और करने के तरीके पर, अंडरस्टैंडिंग पर, ये सब डिपेंड होता है। समझ गए? अब जैसे खाना खा रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन कुछ नहीं फ़ायदा होता। कुछ लोग हैं खाना खाते हैं, 10 रोटी खा लिया, स्वाद लेके खा लिया, वही बहुत हो गया, उसी में से प्रोटीन निकाल लिया, उसी में से सब कुछ निकाल लिया। तो आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि 2 मिनट बहुत कम होता है, धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। अभी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुरुआत में आप 10-15 मिनट इकट्ठा हो जाएंगे तो गलत है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। गुरुजी, उदान वायु में नहीं करना चाहिए? नहीं, उदान वायु में बिल्कुल नहीं। नहीं, बट एग्जाम्पल लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई कि उदान वायु है अपने को? उदान वायु का एक सिंपल लाइन रख लो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग और डकार आ रही, उदान वायु का मतलब हर एक चीज़ ऊपर निकल रही है। जो चीज़ ऊपर से नीचे जाना चाहिए था वो अब नीचे से नीचे बिल्कुल नहीं निकल रही है, वो ऊपर वापस आ रही है किसी न किसी फॉर्म में। तो खाना अगर खाया आपने और किसी फॉर्म में ऊपर आ रहा है तो उदान वायु हो, चाहे वो डकार के फॉर्म में हो, चाहे वो खाने के फॉर्म में ऊपर आ रहा है, चाहे वो पानी के फॉर्म में आ रहा है, किसी भी फॉर्म में ऊपर आ रहा है। तो ऊपर जब आएगा तो आपके सिर में खिंचाव, सिर में दर्द, माइग्रेन, हार्ट में प्रेशर, अपर बैक में प्रेशर, ये सब प्रेशर, मतलब नेवल के ऊपर जितने भी प्रेशर है, अपर डायाफ्राम्स और डायाफ्राम के ऊपर, ये सब उदान वायु में आते। ठीक है? एक क्वेश्चन और था, ये उदान वायु में क्या हाथ पैरों में खिंचाव भी रहता है क्या? उदान वायु में पैर में ज़्यादा खिंचाव होता है, काफ मसल्स में, काफ की मसल्स में। अच्छा, और ये जांघ की मसल में भी खिंचाव रहता है क्या? जांघ की मसल्स में खिंचाव अपान वायु और समान वायु की वजह से होता है, क्योंकि जब समान वायु आपका डिस्टर्ब होता है तो आपके लंबर एरिया में और लंबर के नीचे के एरिया में, लंबर का मतलब समझ रहे हैं, कमर और कमर के नीचे के एरिया में तनाव आता है और उसकी वजह से आपके थाई मसल्स में खिंचाव आता है। जांघ का मतलब क्या है? जांघ का मतलब है सेकंड इंटेस्टाइन, काफ मसल्स का मतलब है सेकंड हार्ट। तो अगर आपके इंटेस्टाइनल या मिडिल एब्डोमेन में प्रेशर ज़्यादा है तो जांघ पर तनाव आ जाएगा। समझ गए? जी, थैंक यू। सर, इफर्टलेसली छोड़ने में मेरा अनुभव ऐसा है कि मतलब अगर नाक से छोड़े तो आई कैन डू अप टू 7-8 सेकेंड्स। अगर उसमें मुंह से भी छोड़ने का जोड़ दूं तो 10-12 सेकंड तक जाता है। हाँ, दोनों को। उसके बाद आगे अगर मेरे को करना है तो मैंने एक बार ये ट्राई किया हुआ है कि जो अपना भ्रामरी प्राणायाम का जो जैसे आवाज निकालते हैं वैसा अगर मैं आवाज निकालूं देन आई कैन गो अप टू 25 सेकंड्स। मतलब इस प्राणायाम में भ्रामरी भी करनी, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, नहीं, मतलब मल्टीटास्किंग नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका ध्यान सांस पर और सांस को कितना एफर्टलेस करने पर होना चाहिए, ना कि आवाज़ पर, ना कि और कहीं। तो जब आपका ध्यान सांस पर, साइलेंट करने पर, एफर्टलेस करने पर रहेगा तो कुछ महीनों के बाद ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम। पूरक में जैसे आपने कहा कि स्टमक अपना फूलेगा और फिर रेचक में एफर्टलेसली करना है, तो उस वक्त स्टमक की मतलब वहां एफर्ट नहीं होना चाहिए। रुक जाओ, अगर आप पूरक कर रहे हैं तो पूरक में ऑब्वियसली एब्डोमेन अप होगा तो यहाँ पे एफर्ट आएगा,
राइट। राइट। लेकिन जब आप एफर्टलेस रेचक करेंगे तो ये एब्डोमेन यहीं पर आएगा ना, वापस जहां से नीचे से उठा था वहीं पे आ जाना चाहिए, पिचकाना थोड़ी ना है इसको। अपने आप आएगा, कुछ हाँ अपने आप ना उसको करने ना दो ना, अपने आप आ जाएगा वो धीरे 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 धीरे। और अगर और अच्छा लंबा करना है तो इस एब्डोमेन की मसल्स के एक्सपेंशन को और रिलैक्सेशन को फील कर लो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी तो आपका ध्यान हमने रेचक को एफर्टलेस करने पे है, ठीक है ना। अब जैसे अभी किसने पूछा था भ्रामरी वाला, भ्रामरी साथ में ऐड किया था। अब जरा देखो, अब आपने माइंड को अलग ही जोन पे मल्टीटास्किंग करा दिया, एक दूसरा आवाज पे फोकस कराया, ठीक है ना। हमको अब क्या करना है, अगर और अच्छा बेहतर करना है तो हम अपने माइंड को इस मसल्स पर फोकस करा दें। सपोज एब्डोमेन की मसल्स अब श्रिंक कर रही है, राइट। तो अब वो जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रही है तो उसके श्रिंकनेस को फील करें। ब्रीदिंग रेचक तो हो ही रहा है ना, तो रेचक के साथ चूंकि एब्डोमेन भी नीचे आ रहा है तो उसको इन्वॉल्व कर लें। अब कंसंट्रेशन बहुत हायर लेवल पे चली जाएगी, आप मसल्स के अंदर भी चले गए, मसल्स को भी फील कर रहे हैं, राइट, सांस के रेचक के साथ, राइट, समझ गए। थैंक यू। तो बहुत सारे लोग इसको कर नहीं पाते, कर इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि सो जाएंगे। नोट करो, नींद आपकी जो स्लीप डिसऑर्डर है, 90% स्लीप डिसऑर्डर क्यों होता है? टेंशन से नहीं होता, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट से होता है। डिस्कम्फर्ट तो आपका एब्डोमेन में चाहे गैस हो चाहे जो भी डिस्कम्फर्ट हो, उसके कारण आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप रेचक की क्रिया कंप्लीटली एफर्टलेस कर गए और अपने एब्डोमेन की मसल्स को बहुत अच्छी तरह से फील कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ इमीडिएटली आपकी अपान वायु निकलने लगेगी बिना कोई फोर्स के। इमीडिएटली आपको ये लगेगा नहीं कि आपका एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट मोड पर है, लेकिन इमीडिएटली उस समय आपको इजी होने लगेगा। करके देख लेना, राइट। गुरुजी ये किस टाइम और कितना टाइम करनी है? सोने से पहले 11 मिनट का कर लो, वैसे 11 मिनट कर पाओगे नहीं। मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि मॉर्निंग में अब ऑलरेडी आप सोए हुए हो, तो अब अगेन सोना मुश्किल है, तो वो उसमें 11 मिनट हो जाएगा, है ना। सर एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ पूछे ना प्लीज। सर जैसे कि मैं इवनिंग में तो खाना रात में खाता नहीं, शाम को सूप ले लेता हूँ मैं सिंपल, तो रात में मैं नंबर 2 जो है रेचक और बाह्य कुंभक कर सकता हूँ बैठ के, और उसके बाद बिस्तर में आराम से लेट के जो नंबर 1 एक्सरसाइज है करते करते। बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसको पहले कर लें रात में और इसको बाद में ना, तो इसका ये काउंटर हो गया, ये वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इसी का तो काउंटर हो गया ना ये वाला। हालांकि रेचक वाला पहले किया था पर बाद में हमने पलट दिया, पर अगर रियली देखा जाए तो पहले रेचक होना चाहिए, फिर उसके बाद पूरक पे प्रधान आ जाएगा। तो रात में ये दोनों प्राणायाम को अगर आप ऐड कर दोगे तो स्लीप का लेवल देख लेना, और यहाँ तक कि यदि डायबिटिक हैं तो आप इन दोनों प्राणायाम को करके सुबह में टेस्ट भी कर लेना, चेक भी हो जाएगा, एक अपना प्रयोग भी हो जाएगा कि हाँ हमारे ऊपर इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। तो स्लीप में तो पता चली जाएगा, सेटिस्फैक्शन में पता चल जाएगा, ये सब तो 101%। अब ब्लड के अंदर क्या क्या चेंजेस आए वो अपना और चेक कर लेंगे, ब्लड शुगर का चेक करके, है ना। सर ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। कहीं भी लेटना और बैठना अगर है, अगर आप ट्रैवलिंग में लेट पा रहे हैं और बैठ पा रहे हैं तो वहाँ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग चाहे जितनी हो, सोते तो होंगे ही कहीं न कहीं, तो कर सकते हैं बेड पे, सोने के पहले कर लो, और उठते भी होंगे वहाँ, तो मॉर्निंग में जब उठ रहे हैं तो बेड पे ही बैठे बैठे कर लो। कोई अलग से ऐसा मैं नहीं कहता कि नहाओ और
तैयार व्यार होकर के ही करो। जब आपके पास समय मिल जाए तब आप कर लो। और 20-21 मिनट की एक्सरसाइज है, 20-21 मिनट तो हम लोग मोबाइल घुमाने में लगा देते हैं, है ना, गप्पे मारने में, एक बात करने में, एक कन्वर्सेशन में आधा 1 घंटा बीत जाता है। तो अगर हम ये मान के चलेंगे कि उतना टाइम जो वहाँ निकल जा रहा है तो 20-21 मिनट क्या बात है, 11-11 मिनट के 2 दे देते हैं, क्या दिक्कत है। फिर आपको ये लगेगा कि हाँ हमने अपने लिए भी तो किया कुछ, अपने शरीर के लिए, अपनी अंतरतम के लिए, संतुष्टि के लिए, तो उससे फ्रेशनेस आती है ना। गुरुजी, सूक्ष्म कपालभाति का आपका एक वीडियो है इसका, हाँ। और ये जो सेकंड वेरिएशन जो है वो सिमिलर है या डिफरेंट है? आपका कहने का मतलब है कि जो सूक्ष्म कपालभाति है और ये सेकंड रेचक वायुकुंभक की, अरे नहीं नहीं, उसमें आप स्ट्रोक देते हो, उसमें आप झटका देते हो एब्डोमेन पे थोड़ा सा, सूक्ष्म कपालभाति। लेकिन इसमें आप स्ट्रोक नहीं देते, इसमें आप अपने एब्डोमेन को स्लोली, बहुत धीरे 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 धीरे, उसमें एक्सहेलेशन पर फोकस रहता है, पर एब्डोमेन ऑटोमेटिकली बहुत स्लो स्पीड में अंदर जाता है, बहुत स्लो। इसमें रिदम होता है, उसमें रिदम थोड़ी ना होता है। उसमें तो झटके से ऐसे अंदर गया, फिर छूट गया, फिर अंदर गया, फिर छूट गया। लेकिन इसमें रिदम होता है, उसमें थोड़ा अमाउंट में ब्रेथ निकलता है, इसमें धीरे 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 ज़्यादा अमाउंट में ब्रेथ निकाल रहे हो। इसको ब्रीदिंग लंबी करनी पड़ती है ना रेचक में, तो हाँ उसका इसका बहुत फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क। जैसे वो वाली जो एक्सरसाइज है वो स्नीजिंग मोमेंट है, वो एक्सरसाइज, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये ब्रीदिंग को लंबा कर रही है। वो वाली जो एक्सरसाइज है वो एक्चुअली पेट की एक्सरसाइज नहीं है, वो अगर टेक्निकली देखो, सूक्ष्म जो कपालभाति कह रहे हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की एक्सरसाइज है, इनर पार्ट की। तो जितने भी नाक से और गले तक के अंदर के पोर्शन है, चूँकि उसकी आप एक्सरसाइज करा ही नहीं सकते, लेकिन जब आप ऐसे करते हो, नोट करके अभी कर लो, देख लो, तो आप अंदर के नाक को प्रेशर देते हो। तो नाक के अंदर की और गले के अंदर की एक्सरसाइज करा रहे हो, तो आप नोट करो कि अंदर की एक्सरसाइज कराओगे तो आपके इस पोर्शन में ब्रेन में क्या इफेक्ट आएगा। वन ऑफ द बेस्ट है वो। लेकिन अब चूंकि हम लोग इतना ज़्यादा तेज करवाते हैं कि ये सब पोर्शन फटफटाने लगता है, और हमारा ध्यान पेट पे होता है कि हम पेट में 35 मिनट कपालभाति करेंगे तो आधा किलो वेट कम होगा, तो हमारा ध्यान वेट को कम करने पे होता है, न कि टेक्निक को बहुत फाइन ट्यून करने या अनुभव करने की। तभी तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं ना। हमारा जो एक्सरसाइज करने का हमारा रिजल्ट पे ध्यान होता है कि पेट को या हमारा वेट को कम करना है। आधा किलो हम कर देंगे, 500 बार करेंगे तो 1000 करेंगे तो हम 600 ग्राम कम कर देंगे। तो हम ये सब देखने लगते हैं तो वहीं मारे जाते हैं, राइट।